Hello, my dear and lovely students. Hope you all are fine and well at your homes. This is Sunil here, your history teacher, and today we are going to discuss the next part of lesson number 2 of history, from hunting, gathering to growing food. So students, कल हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने करीब ये पेज पूरा कंप्लीट कर लिया था और ये पेज भी कंप्लीट कर लिया था, और नेक्स्ट पेज का हमने ये चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन ये भी कंप्लीट कर लिया था, और नेक्स्ट टॉपिक था हमारा अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इससे आगे का पढ़ेंगे द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। आखिर ये फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरह से हुई, इस टॉपिक को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले आपने देखा था कि जिस तरह कैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से ग्रासलैंड्स आई, और उस ग्रासलैंड्स की वजह से वो जो ग्रोथ ऑफ ग्रासलैंड था उसने ना केवल एनिमल्स को ही फॉडर प्रोवाइड किया, बट साथ ही साथ उसने एक तरह से अर्ली मैन का भी सोर्स ऑफ फूड के तौर पे सामने उभर कर आई। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो ये कह रहे हैं सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारे ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस थी, जैसे व्हीट हुआ यानी कि गेहूँ, बार्ले, जौ, राइस, ये कुछ ऐसे ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस थी जो कि अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग पार्ट्स में नेचुरली ही ग्रू हो गई। क्या हो गई? नेचुरली ही ग्रू हो गई, बड़ी हो गई। अर्ली मैन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड एंड लर्न्ड वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे राइपेंड। जो अर्ली मैन थे संभवतः वो इन ग्रेन्स को क्या करते थे, एज ए फूड के तौर पे कलेक्ट किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे, और ये भी सीखते थे कि आखिर ये कैसे ग्रो होते हैं और कैसे पकते हैं। दिस माइट हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इस चीज़ ने उनको इस चीज़ को सोचने पे मजबूर कर दिया कि किस तरह से आखिर ये जो प्लांट्स होते हैं ग्रो करते हैं अपने आप, और किस तरह से नहीं। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर। तो स्टूडेंट्स, ये तरीका था, इस तरीके से जो लोग थे, अर्ली मैन थे, वो क्या बन गए? फार्मर्स बन गए। इट मीन्स उन्होंने उन ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस को क्या किया? ऑब्जर्व किया, देखा, और उनके बारे में सोचा कि आखिर ये किस तरह से ग्रू कर रहे हैं। अपने आप ही नेचुरली ग्रू हो रहे थे, उनसे अनाज मिल रहा था, उनको कलेक्ट करके लोग खाते थे। फिर उन्होंने उसकी प्रोसेसिंग देखी, तो प्रोसेसिंग देख के इनको समझ में आ गया कि आखिर ये इस तरह से ग्रू करते हैं और इस तरह से पकते हैं। तो इस तरह से ये जो अर्ली मैन थे फार्मर बन गए धीरे धीरे, देखते देखते। यहाँ पे पिक देख सकते हो आप लोग, अर्ली मैन की पिक दे रखी है। सम इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द अर्ली मैन, कुछ यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो अर्ली मैन है, पहले के आदमी, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही कह रहे हैं पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। और जो लोग थे उन्होंने एनिमल्स को अट्रैक्ट किया और उनको पाला भी। किस तरह से? वो उनके लिए अपने शेल्टर्स के नज़दीक ही क्या कर देते थे? फूड छोड़ देते थे। तो उस फूड की वजह से, भोजन की वजह से, वो एनिमल्स वहाँ पर आते थे उनके शेल्टर्स के नज़दीक और रह जाते थे। द फर्स्ट एनिमल्स टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। ये कह रहे कि जो फर्स्ट एनिमल था जिसको सबसे पहले पाला गया था स्टूडेंट्स, वो डॉग था। इट मीन्स सारे के सारे जो एक तरह से एक जंगली डॉग था, एंसेस्टर है अभी के डॉगों का, एक जंगली डॉग था, उसको पाला गया था सबसे पहले। द एनिमल्स सच एज सीप, गॉट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। ये कह रहे हैं कि कुछ एनिमल्स जैसे आपका सीप हुआ, गोट हुआ, कैटल हुआ, पिग हुए, ये लोग हर्ड्स में रहा करते थे, और इसमें से ज़्यादातर जो एनिमल्स थे वो ग्रास खाते थे। क्या खाते थे? ग्रास, इट मीन्स घास खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। और जो लोग थे इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट भी करते थे दूसरे जंगली जानवरों से, क्योंकि जो दूसरे जंगली जानवर थे वो काफ़ी ज़्यादा
खतरनाक हुआ करते थे और वो इनको नुकसान पहुंचाते थे और खा जाते थे। तो इसलिए जो लोग थे उनको, इन जानवरों को वो लोग जंगली जानवरों से भी क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर, इस तरह से वो क्या बन गए, हर्डर। तो पीछे हमने देखा कि उन्होंने प्लांट्स को, ग्रेन बियरिंग ग्रासेस को ऑब्जर्व किया, किस तरह से वो ग्रीव करते हैं, कैसे राइप करते हैं, तो वो फार्मर बन गए। और यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने जंगली जानवरों को अपना खाना देना शुरू कर दिया और कुछ जानवरों को अपने पालना शुरू कर दिया और अपने साथ रखना शुरू कर दिया। और उन जो ग्रास बियरिंग, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे, उनको इन्होंने जंगली जानवरों से सेव करना शुरू कर दिया और उनको पालना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये लोग क्या बन गए, यहाँ पर हर्डर्स बन गए। हर्डर्स कौन, जो पशुओं को रखते हैं, चराते हैं। आगे देखिए कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ फार्मिंग ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये कह रहे हैं कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोग थे, उन्होंने फार्मिंग के हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर जगह, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के एविडेंस को प्राप्त किया, फाउंड किया। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। ये कह रहे हैं कि उनमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट वंस हैं वो कौन से हैं, नॉर्थ वेस्ट में हैं और प्रेजेंट डे कश्मीर, और कुछ ईस्ट में और साउथ इंडिया में मौजूद हैं। ये कह रहे हैं टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। ये कह रहे हैं कि ये पता लगाने के लिए कि जो साइट्स और जो फार्मर्स और हर्डर्स का जो सेटलमेंट था, उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो हड्डियाँ थी उनको स्टडी करना शुरू कर दिया एज ए एविडेंस के तौर पे। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन ऑफ बर्न्ड क्रेन। ये कह रहे हैं कि जो एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, जो कि इंक्लूड है, वो है बर्न्ड क्रेन। उनको एक बर्न्ड क्रेन मिली तो उसमें एविडेंस के तौर पे। दीज में हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस, मे बी या तो ये जानबूझ के उन्होंने जलाई होगी या फिर के एक्सीडेंटली जल गई होगी। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है ना, कि साइंटिस्ट ने इन ग्रेन्स को पहचाना और नंबर ऑफ क्रॉप्स को अलग अलग पार्ट्स में क्या किया, सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में क्या किया, ग्रो किया। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और वो अलग अलग एनिमल्स के बोन्स को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो आगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ। आखिर अर्ली मैन की सेटल लाइफ की बिगिनिंग कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई। उससे पहले देखिए यहाँ पर एक साइड में टॉपिक दिया हुआ है डोमेस्टिकेशन का। डोमेस्टिकेशन मीन्स घरेलू, इट मीन्स घरेलू जानवरों को पालना पोषना। इट मीन्स जो भी चाहे वो घरेलू में आपके, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक टॉपिक और आर्टिकल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिकेशन नेम है इज गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स की देखभाल करते हैं। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंटेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स थे जिनको लोग अर्ली मैन पाला करते थे, वो वाइल्ड एनिमल्स से और प्लांट्स से बिल्कुल डिफरेंट हुआ करते थे। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग ही उस टाइम पे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन के तौर पे सेलेक्ट करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। वो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को सेलेक्ट करते थे जिससे किसी तरह की बीमारी ना हो। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट इल्ड लार्ज साइज ग्रेन, और जो लार्ज साइज ग्रेन वाले जो प्लांट्स होते थे उनको चूज़ किया उन्होंने। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक, और उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, कैपेबल ऑफ बेयरिंग द वेट ऑफ राइप ग्रेन, और पकी हुई ग्रेन का वेट के सहन करने के कैपेबल हो, ऐसे प्लांट्स का उन्होंने सेलेक्ट किया, चयन किया। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सो ऑन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज़। ये कह रहे हैं
कि जो सीड्स थी सेलेक्टेड प्लांट्स की उनको प्रिजर्व किया जाता था और फिर उनको सो भी किया जाता था ताकि उससे दूसरे नई प्लांट्स को वो लोग क्या कर सके, उगा सके, दिखा सके सेम क्वालिटी को। ये कह रहे हैं कि एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। जो बहुत ज़्यादा जेंटल हुआ करते थे उन्हीं को ये लोग ब्रीडिंग के तौर पर सेलेक्ट करते थे। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। और इसका परिणाम हुआ कि धीरे धीरे जो बहुत ही जल्दी जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और जो प्लांट्स थे वो डिफरेंट हो गए किनसे, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स से। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ये कह रहे हैं कि जो दांत और जो सींग हुआ करते थे जंगली जानवरों के, वो अक्सर उन जानवरों से ज़्यादा बड़े हुआ करते थे जिनको ये लोग पाला करते थे। तो ये कह रहे हैं कि लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ टीथ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो सेट्स दिए हुए टीथ के, आप लोग देख सकते हो किस तरह से एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल का है टीथ और एक वाइल्ड एनिमल का है। तो आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हो कि एक कितना बड़ा और एक कितना छोटा है। ये कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिकेशन की ये जो प्रोसेस थी ये करीब पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे करीब 12,000 साल पहले ही शुरू हो गई थी। Virtually all the plants and animals produce that we use as food today is a result of domestication। और फिर धीरे धीरे सारे प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोड्यूस किया इन्होंने एज ए फूड के तौर पे, और इसी का रिजल्ट है कि हमें डोमेस्टिकेशन देखने को मिला। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ले। कुछ जो अर्लीस्ट प्लांट्स थे जो डोमेस्टिकेट किए गए उनमें आपके कौन थे, बीट और बार्ले हैं। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड सीप एंड गोट। और जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो कौन कौन इनमें, सीप और गोट है। सो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पे यहाँ पे डोमेस्टिकेशन वाला टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ। सेटल लाइफ की शुरुआत आखिर कैसे हुई, देखिए चलिए इसको पढ़ते हैं जल्दी से, फटाफट से देखते हैं। ये कह रहे हैं कि when the early man began growing plants, it meant that he had to stay at the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened। ये कह रहे हैं कि जब अर्ली मैन ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब ये था कि उसको जो है, सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, अगर हम ही कहीं पे आप खेती बाड़ी करेंगे, हमें अपने आसपास ही कोई प्लांट्स लगाना है या कुछ भी करना है, तो हम उसमें बीज बोएंगे, हमें उसमें रेगुलर वाटर देना पड़ेगा और उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो ऐसा ही उस टाइम पे था। तो लोगों ने जब प्लांट्स उगाना शुरू कर दिया तो वो उनको एक ही स्थान पर रुकना पड़ा। क्योंकि प्लांट्स को जब भी ग्रो होता है जब उसमें वाटर दिया जाए, उसकी वीडिंग की जाती और उसको जंगली जानवरों से और पक्षियों से बचाया जाता खाने से, जब तक वो पक ना जाए। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उन लोगों को एक जगह पे ही रुकना पड़ा और इस तरह से ग्रेन की काफ़ी केयरफुली ध्यान दे करके उसको सेव किया जाता था। As grain had to be stored for both food and seeds, so the early man began making large clay pots or wove basket or dug pits into the ground। ये कह रहे हैं कि जो ग्रेन थी ये दोनों तरह से यूज़ होती थी, फूड के तौर पे भी और सीड के तौर पे भी। तो इसलिए जो अर्ली मैन थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े लार्ज क्ले पॉट्स बनाए। क्ले पॉट्स मान लीजिए जैसे स्टूडेंट्स आज की डेट में हम जो टंकी में अपना जो ग्रेन वगैरह रखते हैं, उसी तरह से वो लोग मिट्टी के पॉट्स बनाते थे। इट मीन्स मिट्टी की टंकी बनाया करते थे, उसमें अपने इन सब चीज़ों को रखा करते थे, या फिर गड्ढे खोदा करते थे, या फिर बड़ी बड़ी बास्केट्स बनाया करते थे जिसमें वो लोग रखते थे इन सब चीज़ों को। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। ये कह रहे हैं कि आर्कोलॉजिस्ट लोग ने कुछ उनको हट्स और हाउसेस कुछ अलग अलग साइट्स पे प्राप्त की और उनको फाइंड आउट किया। इस फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, कह रहे हैं कि बुरजहम जो कि अब कश्मीर में है, वहाँ पर लोगों ने पिट हाउसेस बनाए हुए थे। इट मीन्स ग्राउंड में ही गड्ढे खोद रखे थे उन्होंने और उसमें वो लोग अपने फूड ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करते थे। और दीज माइट हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, और ये उनको कोल्ड वेदर में शेल्टर भी प्रोवाइड कराते थे ये जो पिट हाउसेस थे। इसके अलावा आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड
कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स, और उन्होंने कुकिंग हट्स इट मीन्स चूल्हा भी उनको उन्होंने देखा और ढूंढा, प्राप्त किया, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, जो कि ये सजेस्ट करता है कि डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स। ये वेदर के ऊपर डिपेंड करता था कि लोग, अगर वेदर अच्छा है तो वो लोग बाहर बनाया करते थे, लेकिन वेदर ख़राब है लोग तो अंदर कुकिंग किया करते थे। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, अलग अलग साइट से स्टोन टूल्स भी प्राप्त हुए। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे उसमें से जो टूल्स थे वो पैलियोलिथिक टूल्स से, थोड़ी जो अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स से क्या थे, थोड़े से डिफरेंट थे, अलग थे, तो इसलिए इनको हम न्यूलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। These include tools that were polished to give a fine cutting edge, और ये जो tools थे ये काफ़ी पॉलिश थे और काफ़ी फाइन कटिंग थी इनकी किनारों पर। Mortars and pestles were used for grinding grain and other plants produce। ये कह रहे हैं कि मोटार और पेस्टल्स का यूज़ किया जाता था। मोटार बोलते हैं जो मूसल होता है ना, ओखली और मूसल उसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते थे अर्ली मैन किसी भी ग्रेन को पीसने के लिए, कूटने के लिए, इन सब चीज़ों को। और ये कह रहे हैं कि मोटार और पेस्टल्स का यूज़ करते थे लोग ग्रेन को ग्राइंडिंग करने के लिए भी। इवन आज की डेट में भी, टुडे भी, सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, आज की डेट में भी हम बहुत सालों बाद भी मूसली और ओखल का अभी भी यूज़ किया जाता है रूरल एरियाज़ में किसी भी चीज़ को पीसने के लिए। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यूड टू बी मेड, और उसी समय पे पैलियोलिथिक टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स बनाने शुरू हो गए थे। एंड यूज्ड एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन, और उनका फिर यूज़, और उन्होंने कुछ टूल्स ऐसे भी थे जो कि बोन से बनाए गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ यहाँ पर प्री हिस्टोरिक टूल्स और देयर यूजेस आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, शो कर रखा है इन्होंने, देख सकते हैं। ग्राउंड एज एक्स है, फर्स्ट फ्लैग्ड, नेक्स्ट है फ्लैग्ड एज इज, ब्लेड नाइफ, एरोहेड, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इस तरह के टूल्स उन्होंने बना रखे थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, ये कह रहे हैं कि तरह तरह के, अलग अलग तरह के बहुत सारे अर्दन पॉट्स भी देखने को मिले, प्राप्त हुए उन्हें। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, ये कभी कभी डेकोरेटेड होते थे और चीज़ों को यूज फॉर स्टोरिंग, और चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता, यूज होते थे। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, जो लोग थे वो पॉट्स का यूज़ करते थे फूड को कुक करने के लिए, स्पेशली ग्रेन्स लाइक जैसे आपका राइस हुआ, व्हीट हुआ, लेंटिल्स हुआ, इन सब चीज़ों को, लेंटिल्स मसूर की दाल होती, मसूर वगैरह होते हैं, उनको पीसने के लिए भी इनका यूज़ वो लोग किया करते थे, और जो कि एक उस टाइम पे इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइट में से एक थी सारे ग्रेन्स। ये कह रहे हैं इसके अलावा वो लोग के उन्होंने किसकी शुरुआत कर दी थी, वीविंग क्लॉथ, कपड़े सिलने की भी, और अलग अलग तरह के मटेरियल्स को भी यूज़ करने की, फॉर एग्जांपल कॉटन, और कॉटन को तो बाद में इन्होंने फिर ग्रो करना भी शुरू कर दिया। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, और धीरे धीरे जो चीज़ें थी हर जगह क्या चेंज हो गई या अचानक से चेंज हुई, नॉट क्वाइट, पूरी तरह से नहीं पता, ये क्वेश्चन है ये। In many areas, men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere, people adopted farming and herding slowly। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे एरियाज ऐसे भी थे जहाँ पर मैन और वुमेन ने हंट को, यानी कि जो शिकार जो था उसको कंटिन्यू रखा, और फूड को कलेक्ट करना, गैदर करना कंटिन्यू रखा, और एल्सवेयर पीपल एडप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली, और धीरे धीरे लोगों ने फार्मिंग और हर्डिंग को भी एडप्ट करना शुरू कर दिया था। ओवर सेवरल थाउजेंड्स ईयर, बिसाइड इन, बहुत करीब हजारों साल पहले ही, बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। ये कह रहे हैं कि इनके अलावा बहुत सारे जो लोग थे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ भी करते थे, अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज़ उनकी होती थी। तो यहाँ पर अब हम स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये कह रहे हैं कि अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो यहाँ पर एक क्लोजर लुक देखेंगे लिविंग और डाइंग का मेहरगढ़ में। ये कह रहे हैं कि मेहरगढ़ इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स टू इनटू ईरान। ये कह रहे हैं कि जो मेहरगढ़ है एक फर्टाइल प्लेन में स्थित है बोलन पास के नज़दीक, जो कि एक मेन इम्पोर्टेंट रूट भी है ईरान जाने का।
Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. ये करें कि जो मेहरगढ़ है वो संभवतः एक ऐसा स्थान है जहाँ से लोगों ने बार्ले को वीट को ग्रो करना सीखा और इसके अलावा सीप गोट्स ये जो जानवर थे इनको इन्होंने फर्स्ट टाइम पालना भी सीखा. इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट. ये कह रहे हैं कि आज की डेट में हम जितने विलेज जाते हैं उनमें से ये सबसे अर्लीस्ट विलेज है. एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स हैव बीन फाउंड. इस जगह पे बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स भी फाउंड किए गए, प्राप्त किए गए. बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग. और कुछ बहुत सारे एनिमल्स के जैसे वाइल्ड एनिमल्स के बोन्स थे, जैसे आपका डियर हुआ, पिग हुआ. एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ सीप और गोट के भी बोन्स से यहाँ पर प्राप्त किए गए, फाउंड किए गए. अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज. इसके अलावा और जो दूसरे फाइंड्स की बात करें तो मेहरगढ़ में वहाँ पर कुछ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज भी देखने को मिले. ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स. हर घर में कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स होते थे. सम ऑफ विच माइट हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज. और कुछ उसमें से यूज़ किए जाते थे एज ए स्टोरेज के तौर पे, किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए. When people died, their relatives and friends paid respect to them. जब लोग मरते थे तो उनके जो रिलेटिव्स और जो फ्रेंड्स थे उनको रेस्पेक्ट देते थे, आदर देते थे. People looked after them, perhaps in the belief that there was some form of life after death. और लोग उनकी देखभाल भी करते थे और संभवतः वो लोग ये भी मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है. बरियल इज वन सच अरेंजमेंट्स. और जो बरियल है जहाँ पे दफनाया जाता था डेड बॉडीज़ को, ये कुछ उसका अरेंजमेंट है जो कि शो करता है कि लाइफ है आफ्टर डेथ. क्योंकि वो लोग क्या करते थे कि जो मरने वाला होता है तो उसके साथ तरह तरह की चीज़ें रख देते थे, खाने पीने की, ज्वेलरी की, टूल्स वगैरह रख देते थे. उनका मानना था कि जहाँ भी जाएगा इनसे इनको खाएगा पिएगा, अपना पेट भर लेगा और इन टूल से अपनी हेल्प कर सकेगा. तो ऐसा माना जाता था, बिलीव था कि आफ्टर डेथ भी वहाँ पर लाइफ होती है. न्यूमरस साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़. ये कह रहे हैं कि मेहरगढ़ में इसके अलावा बहुत सारी ऐसी साइट्स पाई गई. मैनी आर विथ थिंग्स ऑफ डेली यूज लाइक स्टोन्स, बास्केट्स, बीड्स, बैंगल्स etc. उनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आपके डेली यूज़ के, जैसे स्टोन्स हुआ, बास्केट्स हुआ, बीड्स हुए, बैंगल्स हुए. इसके अलावा इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गॉड्स. और एक उदाहरण तो ये भी देखने को मिला कि एक जो डेड पर्सन था उसको एक तो बकरी के साथ दफनाया गया था. इट मीन्स उसके साथ बकरी रख दी गई थी. विच वर प्रोबेबली मीन टू बी सर्व्ड एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. जो इसका मतलब सीधा सीधा ये मतलब था कि अगली दुनिया में इसको ये फूड के तौर पे हेल्प करेगी, यानी कि फूड के तौर पे उसको रखा गया कि जहाँ भी जाएगा अगली दुनिया में खा लेगा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पेंटिंग दे रखी है फ्रांस की. तो इसकी नीड नहीं है, वैसे आप लोग इसको खुद पढ़ सकते हो. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे फिनिश हो जाता है. रिकैप्चुलेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा देख लेते हैं. कह रहे हैं कि स्टोन एज, ये कह रहे हैं कि ऐसा पीरियड ऑफ ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ स्टोन एज द प्रिंसिपल रॉ मटेरियल फॉर टूल्स. ये कह रहे हैं कि एक ऐसा पीरियड इसमें लोगों ने स्टोन को प्रिंसिपल रॉ मटेरियल के तौर पे मान लिया था टूल्स बनाने के लिए. प्रिमिटिव मैन इन द ओल्ड स्टोन एज वॉज अ हंटर एंड वॉन्डरर. ही कह रहे हैं जो प्रिमिटिव मैन थे, जो अर्ली मैन थे ओल्ड स्टोन एज के, वो हंटर थे और वॉन्डरर थे. द अर्ली मैन यूज्ड शार्प एज स्टोन्स एज इज टूल्स एंड वेपन्स. जो अर्ली मैन थे काफ़ी नुकीले स्टोन्स का यूज़ करते थे अपने टूल्स के तौर पे और वेपन्स के तौर पे. हिज टूल्स वर क्रूड एंड रफ. उनके जो टूल्स थे काफ़ी क्रूड और रफ हुआ करते थे, नुकीले हुआ करते थे. दीज वर मेड ऑफ बोन्स, हॉर्न्स, वुड और स्टोन. ये हॉर्न से, वुड से और बोन से बने हुए होते थे. एबिलिटी टू मेक फायर वॉज द मेजर डिस्कवरी ऑफ द ओल्ड स्टोन एज. ये कह रहे हैं कि जो मेजर डिस्कवरी थी ओल्ड स्टोन एज की थी वो थी डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज. मेजर डिस्कवरी रही ओल्ड स्टोन एज की. ड्यूरिंग फ्री टाइम द प्रिमिटिव मैन ड्रू आउटलाइंस एंड मेड रफ स्केचेस ऑफ एनिमल्स ही हैड हंटेड. और फ्री टाइम में प्रिमिटिव मैन क्या करते थे, आउटलाइंस बनाते थे, रफ स्केचेस बनाते थे उन एनिमल्स की जिनको वो लोग हंट करते थे. मैन इन द अर्ली स्टोन एज हैड नो क्लियर आइडिया ऑफ रिलीजियन बट ऑफ सम बिलीव्स विच ग्रू आउट ऑफ हिज इग्नोरेंस एंड फियर.
जो अर्ली स्टोन एज के जो मैन थे उनको क्लियर आइडिया नहीं था किसी भी रिलीजन का, लेकिन वो इन सब चीज़ों को मानते भी थे और इग्नोर भी करते थे। तो स्टूडेंट इस तरह से यहाँ पर चैप्टर जो हो गया हमारा फिनिश। और अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नीचे कुछ सेल्फ असेसमेंट दिया हुआ है जिसमें आपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं और इनके आंसर सर्च कर सकते हैं। आपका होमवर्क रहेगा, यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ओनली 5 से आप लोग इनको सर्च करेंगे और अपनी रफ कॉपी में या जहाँ भी आप लोग करते हैं वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स 5 हैं, ये भी इनको भी आपको सर्च करना है। नेक्स्ट हमारी बुक एक्सरसाइज आ जाती है, इसमें FIB है, ये भी आपको करने हैं। नेक्स्ट है हमारा MCQ, ये भी आपका होमवर्क में रहेगा, ये भी आपको करना है। नेक्स्ट है हमारा, बस इतना ही है स्टूडेंट्स। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। होप आपको समझ में आया होगा और ये जो होमवर्क मैंने दिया है आपको ये करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।